So this is the chapter gravitation and it is the first part. Or in the first part we will study that we always observe that an object drops from a height fast towards the earth. मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर ऊपर से ऐसे गिराया जाए तो वो सीधे कहाँ आएगा, अर्थ पे आएगा. ये बात हमने देखी है. ठीक है. वी नो दैट ऑल द प्लैनेट्स गो अराउंड द सन. हमने ये भी देखा है कि ये सन है तो इसके चारों तरफ प्लैनेट्स राउंड करते हैं. हमने ये भी देखा है. ठीक है. द मून गोज अराउंड द अर्थ. की मून अर्थ के अराउंड मूव करता है. इन ऑल दीज केसेज देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द. तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ अगर घूम रहा है तो कोई फोर्स तो काम कर रहा है ना. तो इसी चीज को आइजैक न्यूटन ने पता लगाया था. ठीक है. और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ये क्या है इसको देखा जाए. अब यहाँ पे क्या है कि हमें मालूम है कि मून गोज अराउंड द अर्थ एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड. किसी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर फेंका जाए तो ये कुछ हाइट पे जाएगा ऊपर, वहां से फिर नीचे आ जाएगा, है ना. तो आइजैक न्यूटन क्या थे, पेड़ के नीचे बैठे थे. उन्हें एक एप्पल ऊपर से, ये सपोज करो पेड़ है और इसके नीचे ये लेटे हुए थे. तो यहाँ से पेड़ एक एप्पल गिरा और एप्पल गिरा तो उन्होंने देखा. अब ऐसा तो नहीं कि एप्पल उसी दिन गिरा, उसके पहले भी एप्पल गिरता रहा होगा, लेकिन इसी को बोलते हैं डिस्कवरी. तो इन्होंने उसके बारे में खोजना शुरू किया. तो जब इन्होंने खोजना शुरू किया तो इनको समझ में आया कि ये जो कोई भी ऑब्जेक्ट है ऊपर से नीचे ही क्यों आती है, नीचे से ऊपर भी तो जा सकती है. तो इसी को इन्होंने जो है ढूंढना शुरू कर दिया. ठीक है. उसके फेवर में इन्होंने एक जो है एक्सपेरिमेंट किया कि एक रस्सी ले लिया, उसमें एक बड़ा सा पत्थर बांध दिया और उसको इस तरह चारों तरफ घुमाने लगे. ठीक है. इस तरह का जो मोशन था इसको उन्होंने सर्कुलर मोशन बोला. तुम लोग लोअर क्लासेज में पढ़े होंगे सर्कुलर मोशन. तो इसको इन्होंने सर्कुलर मोशन बोला. अब इन्होंने क्या किया कि डायरेक्शन चेंज करके देखा. सर्टेन स्पीड एंड चेंजेस डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट. ये बीच बीच में डायरेक्शन चेंज कर देते थे या स्पीड बढ़ा घटा देते थे, है ना. तो उससे जो है एक्सेलरेशन चेंज हो जाता था और इस तरह ये मूव कर रहा था. ये बताना ये चाह रहे थे कि ये जो सेंटर है यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है. तो इन दोनों के बीच ये जो रस्सी है या धागा है ना, जो थ्रेड है, ये जो है फोर्स का काम कर रहा है. यानी एक अंदर की तरफ फोर्स का काम कर रहा है और इस फोर्स का उन्होंने नाम दिया सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, तो इस सर्कुलर फोर्स का उन्होंने जो है सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दिया. इन द अब्सेंस ऑफ दिस फोर्स द स्टोन फ्लाइज ऑफ अलोंग ए स्ट्रेट लाइन. अब सपोज करो घुमाते जा रहे हो, घुमाते घुमाते अचानक छोड़ दो, तो जैसे ही छोड़ोगे ये सीधे जाएगा. ऐसा नहीं कि छोड़ोगे तो वो घूमते घूमते जाएगा, नहीं. अगर यकीन ना हो तो एक बार प्रैक्टिकल करके घर पे देख लो. दिस स्ट्रेट लाइन विल बी टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ. ये जो यहाँ पे ये लाइन बनेगा स्ट्रेट लाइन, इसका ये परपेंडिकुलर होगा. ये जो सेंटर होगा वहां से ये परपेंडिकुलर होगा. ठीक है. खैर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये बस इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं जानना है. इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड. तो उन्होंने देखा, अब एप्पल वाली बात फिर से आ गई कि एप्पल नीचे ही आया, ऊपर नहीं देखा, ऊपर नहीं गया. वी डोंट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल. तो अभी जो प्रैक्टिकल हमने किया ये वाला, इसमें देखा कि ये धागा है, यानी ये जो स्टोन है ये सेंटर के ऊपर फोर्स लगा रहा है और सेंटर जो है स्टोन के ऊपर फोर्स लगा रहा है. तो क्या अर्थ जो है एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या एप्पल भी अपनी तरफ अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है? इस बात को कैसे बताएंगे. तो अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ये है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है तो ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाता है. तो इस तरह तो अगर अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रहा है तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करेगा. बट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन,
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या है कि एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए। तो अगर a निकालोगे तो a इक्वल टू क्या आएगा, a इक्वल टू 1/m। यानी कि एक्सीलरेशन बहुत ज्यादा होगा तो मास बहुत कम होगा। यानी जिसका मास बहुत कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सीलरेशन कम होगा। तो अभी हमने बात किया कि क्या एप्पल भी अर्थ पे फोर्स लगाएगा। तो एप्पल और अर्थ के मास में देखो डिफरेंस है क्या। अगर दोनों का मास सेम है तो दोनों बराबर फोर्स लगाएंगे, एप्पल भी अट्रैक्ट करेगा अर्थ को। लेकिन एप्पल और अर्थ के मास में डिफरेंस है। एप्पल का मास अर्थ के मुकाबले कुछ नहीं है। अर्थ का इतना बड़ा जो मास है उसका अगर कंपेयर करो एप्पल के मास से तो वो कुछ है, वो कुछ नहीं है, जीरो है लगभग। इसीलिए एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा। रीजन समझ में आ गया, बिकॉज एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, द मास, यहां से देख लो ये वाली लाइन, द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू दैट ऑफ द अर्थ। इसीलिए एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं करेगा, अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करेगा। वही जो है लॉजिक यहाँ भी है कि अर्थ मून के चारों तरफ नहीं मूव करता है, मून अर्थ के चारों तरफ मूव करता है, बिकॉज द मास ऑफ मून इज वेरी लेस देन द एज कंपेयर टू द अर्थ। ठीक है, अब हमारे सोलर सिस्टम में देख लो सन है, सन के चारों तरफ सारे प्लेनेट मूव करते हैं, क्योंकि सन का जो मास है वो इन प्लैनेट्स के सबके मास को मिला दो फिर भी कुछ नहीं है। मतलब जो प्लैनेट्स का मास है वो सन के मुकाबले कुछ नहीं है, इसलिए सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमता है, न कि प्लैनेट्स के चारों तरफ सन। ठीक है, फ्रॉम द above fact conclude that Newton concluded that not only does the earth attract an apple and the moon but all objects। यानी इस यूनिवर्स में अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करता है तो एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है, मून अर्थ को अट्रैक्ट करता है तो अर्थ भी मून को अट्रैक्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सब एक दूसरे को ईच मतलब कि अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि जिसका मास ज्यादा होगा उसका अट्रैक्ट करेगा, छोटे वाले का पता नहीं चलेगा। मास का कंसेप्ट है यहाँ पर, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स से अट्रैक्ट करता है, मतलब अर्थ एप्पल को जिस फोर्स से अट्रैक्ट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ ने मून को जिस फोर्स से अट्रैक्ट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स। सन ने प्लैनेट्स को जिस फोर्स से अट्रैक्ट किया, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है,